नमस्कार। ओशो की श्रृंखला में आज आपका फिर स्वागत है और आज एक बार फिर मैं इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे पन्नों को लाना चाहता हूं जिन पन्नों पे या तो शाही लगा दी गई थी या जिन पन्नों को कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की गई। जी हां, ये पन्ने हैं 1857 के इतिहास के। ये पन्ने हैं 1857 की उस महान क्रांति के इतिहास के जिस क्रांति ने अंग्रेजों को 1947 तक झंझोड़ के रखा। कितने लोगों को ये मालूम है इस देश में कि जब भी 10 मई का दिन आता था अंग्रेज अपने किलों में जाके छुप जाते थे, अपने परिवार वालों को किले में भेज देते थे, चाहे वो इलाहाबाद की छावनी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आरा हो। जितने इलाकों में भारत के क्रांति हुई थी अंग्रेज डर के मारे, बल्कि यहां तक तो हुआ एक बार इलाहाबाद में एक राजनीतिक परिवार में शादी हो रही थी इन दिनों में, तो सीआईडी वाले ने रिपोर्ट लिख दी, बड़े सारे लोग इस घर में इकट्ठे हो रहे हैं, लगता है शायद फिर कुछ इनका 10 मई को करने का कार्यक्रम है। बाद में पता लगा कि वो डर बिना बात का था, वो तो कोई शादी के लिए लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन ये उस भय को बताता है जो भय 1857 ने अंग्रेजों की मस्तिष्क में डाला था, जिसने अंग्रेजों की मानसिकता को प्रभावित किया था और इस हद तक प्रभावित किया था कि 1947 के अंदर, 1946-47 के अंदर, जिस समय अंग्रेज निर्णय ले चुके थे कि उन्हें भारत छोड़ के जाना है और वो छोड़ के जाने की एक जल्दी और मची कि इनके परिवारों को ये डर लग गया कि कहीं 1857 की तरीके से फिर अंग्रेजों के खिलाफ बलवा ना हो जाए, फिर अंग्रेजों को ना मारा जाए। उनके परिवारों के उस काल के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि क्या उनके परिवार उस समय 1946 के अंदर सोच रहे थे। और लाइनें लग गई थी इनकी, टिकटें बुक होने लग गई थी इनके परिवारों की और सबकी जहाज से वापस लंदन जाने के लिए, सिर्फ इस डर से, क्योंकि वो डर था आज़ाद हिंद फौज का और जो भारत की जनता में उस समय चेतना जागृत हुई थी अंग्रेजों से एक बार फिर दो हाथ करने की। लेकिन आइए पहले मैं वापस चलता हूं 1857 को लेकर के। बहुत सी भ्रांतियां 1857 को लेकर के इस देश में फैलाई गई कि ये तो बात एक सिपाहियों का विद्रोह था, वो सिपाही म्यूटनी बोलते थे अंग्रेज इसको। कोई कह दिया गया ये सावंतों का, रजवाड़ों का विद्रोह था। किसी ने कह दिया ये तो कुछ छोटे मोटे इलाकों का विद्रोह था। और जितने भ्रम ईस्ट इंडिया फैला सकता था कंपनी, उस कंपनी ने वो भ्रम फैलाने की उस समय कोशिश की। यहां तक कोशिश की कि इसको जब केवल एक छोटा मोटा विद्रोह बता दिया जाए तो डिज़राइली ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सवाल पूछा था। डिज़राइली उस समय वहां पे उनका अपोजिशन का लीडर था। उसने ये कहा था कि ये सिपाही म्यूटनी है या नेशनल रिवोल्ट है, क्या ये एक सैनिक विद्रोह है या एक ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और डिज़राइली ने सही पकड़ा था। मैं इस समय उन कारणों में नहीं जा रहा जिनकी वजह से स्थिति उत्पन्न हुई, केवल इतना कहूंगा कि लगभग 100 वर्ष से जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने भारत का शोषण किया था, भारतीयों का शोषण किया था, हमारे किसानों का शोषण किया था, जिसे वो कहते हैं ना खेती का व्यवसायीकरण, कि आप गेहूं नहीं उगाएंगे, आप धान नहीं उगाएंगे अपने खाने के लिए, आप नील की खेती करेंगे, आप अफीम की खेती करेंगे, क्योंकि चीन से ये चांदी बटोर के लाते थे। हमारे कारीगरों का, राजाओं की सेनाएं कम की गई, वो सैनिक बेरोजगार हुए, लोहार बेरोजगार हुए जो अस्त्र शस्त्र बनाते थे। मतलब कोई भी तबका भारत का ऐसा नहीं था। और जो भारत के अंदर इन्होंने परिवर्तन शुरू किए, भारत के सामाजिक ढांचे में, भारत के कई कृषि क्षेत्र के अंदर भूमि की मलकियत को लेकर के, कभी भी पहले जो
भूमि की मलकियत किसी जमींदार की नहीं होती थी, वो तो केवल एक लगान देने वाला अधिकारी होता था। इन्होंने वो मलकियत देनी शुरू की, उस तरीके के जितने धंधे ही अपना सकते थे। और फिर राजों को हड़पना शुरू किया इन्होंने, दत्तक पुत्र को मानने से इनकार कर दिया। इस तरीके से बहुत से ऐसे कारण इकट्ठे होते चले आ रहे थे जिनसे भारत पीड़ित था। भारत की हर रियासत के रजवाड़े पीड़ित थे। आरा के कंवर सिंह ने तो 1846 तक में, यानी समझिए 11 वर्ष पहले 57 से, यह प्रयास किया था कि सिखों को अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध हो रहे थे उसमें उनकी मदद की जाए, अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए। लेकिन उस समय भी ये किसी गद्दार की वजह से बात बाहर आ गई और वो नहीं हो पाया। लेकिन आज हमें कंवर सिंह का 1856 का पत्र मिलता है और के दत्ता ने इस पत्र को, बिहार पे जो 1857 के दस्तावेज उन्होंने छापे, उसमें उस पत्र को छापा है जिसमें मेरठ की स्थिति, कानपुर की स्थिति बताई जा रही है और किस तरीके से इकट्ठा करना है वो बताया जा रहा है। यही नहीं, करीबन 4 वर्षों तक के प्रमाण तो मिलते हैं इस प्रकार के कि कुछ हमारे नेता जैसे नाना साहब, उनके वकील अजीमुल्ला, बांदा के नवाब रानी झांसी, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर के 2 साहबजादे, उधर अवध के नवाब के कुछ अधिकारी, बिरजीस कंवर, ये सब लगातार परस्पर संपर्क में थे। मानिकराव दीवान आसाम के, ऐसे तथ्य मिलते हैं कि कलकत्ता के अंदर जहां पे अवध के नवाब को रखा गया था, उस कोठी के बराबर में ही और भी बहुत से ऐसे लोग आके बस गए थे जो अंग्रेजों से पीड़ित थे और जो इस योजना में शामिल थे। विष्णुदत्त गोडसे ने एक पुस्तक लिखी, माझा प्रवास। ये उस समय महाराष्ट्र से चल करके आए थे मथुरा में, क्योंकि बैजाबाई ने, ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई ने, जो कि खुद शामिल थी इस योजना को बनाने के लिए, उसने ये घोषणा करवाई थी कि मथुरा में यज्ञ होगा। तो यज्ञ तो केवल नाम दिया गया था, असली बात यह थी कि क्रांति का संदेश दिया जाएगा। और विष्णु गोडसे ने एक बहुत बड़ा अपना आंखों देखा वृतांत जो लिखा है इसका माझा प्रवास में, अब ये अंग्रेजी, हिंदी में, मराठी में सब जगह उपलब्ध है ये किताब। उसमें जो वर्णन किए हैं कि किस प्रकार से कलकत्ता के अंदर ही भारतीय कुछ राजाओं ने और नवाबों ने अंग्रेज़ों को ये बता दिया था कि हमारे धर्म से छेड़छाड़ मत करो, हमारे धर्म से छेड़छाड़ करोगे तो हम उसे नहीं सहेंगे। और यहां याद रखें कि 1830 के ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें कि एक भारतीय, यहां पे एक भारत के अंदर जो पादरी है वो पोप को लिख रहा है कि हम 50 साल में पूरे भारत को जो है हम ईसाई बना देंगे। तो ये तैयारियां कई तरीके से शुरू हो चुकी थी। कभी एक बात को सोचिए आप, ये बात कहां से आ गई कि आप काला पानी अगर पार कर जाओगे तो आपकी जात चली जाएगी। भाई समुद्र पार करना, हिंदू संस्कृति में तो रामचंद्र जी ने भी समुद्र पार किया था, हनुमान जी ने भी समुद्र पार किया था, एक बार नहीं 2-2 बार किया था। कितने व्यापारी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, उस समय से लेके आज तक दुनिया भर में व्यापार करते थे, जाते थे। तो कभी ये नहीं हुआ कि भाई गुजरात की खाड़ी जो पार करेगा उसकी जात चली जाएगी, हिंद महासागर जो पार करेगा उसकी जात चली जाएगी, अरब सागर जो पार करेगा उसकी जात चली जाएगी। बंगाल खाड़ी के साथ ही क्यों हुआ? इसके पीछे एक वजह थी कि जिस प्रकार से अंग्रेज बंगाल से शुरू होकर के शोषण कर रहे थे भारतीयों का, और जिस प्रकार से उन्होंने भारतीयों की सेना बना बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको बर्मा भेजना शुरू किया, उसको चीन भेजना शुरू किया, उधर सुदूर पूर्व के और राज्यों को जीतने के लिए भेजना शुरू किया।
तो एक रोष की जो भावना अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, उसमें इन सैनिकों की भर्ती को रोकने के लिए भी ये बात कही गई कि अगर तुम काला पानी पार करोगे तो तुम्हारी जाति चली जाएगी। ये उस समय से उभरा, उससे पहले नहीं उभरा। सैनिकों में रोष मौजूद था। एक बात याद रखिए कि भारतीय सैनिकों को जो भर्ती करते थे, पहला विद्रोह भारतीय सैनिकों का अंग्रेजों के खिलाफ 1764 में हुआ था। 1764 में, जी हाँ। और लगातार ये विद्रोह रहे, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं पे कोई पलटन विद्रोह करती रही। अब ये जो भारतीय सैनिक थे, ये कहां से जाते थे? ये भी तो उन्हीं गांव से और उन्हीं इलाकों से जाते थे। और जब छुट्टियों में ये वापस आते थे तो रजवाड़ों में इनकी लगातार बातचीत होती थी। हमें दिसपुर से और उधर से आसाम से मिलता है कि जो वहां के सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, जब वो वापस घर आते थे, जो इन्होंने वहां पे अहोम राजा को हटाया था आसाम के, उससे मिलने जाते थे और लोकल लोगों से मिलते थे। और इस प्रकार से ये प्लानिंग लगभग 4 वर्ष तक चल रही थी। नाना साहब ने तो महाराजा गुलाब सिंह को इधर जम्मू में और ट्रेवंकोर के महाराजा तक को चिट्ठियां लिखी थी। ये मत भूलिए कि एक ही तरीके की चिट्ठियां पेशावर से लेकर के और असम तक, पेशावर से लेकर के और कर्नाटका तक, महाराष्ट्र तक, सतारा तक, इन इलाकों में गई। संदेश था क्रांति का, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। और खूबसूरती देखिए कि एक भी चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है वो अंग्रेजों तक खबर नहीं पहुंच पाई। एक एक चिट्ठी एक एक रात में 300 400 किलोमीटर चलती थी। चौकीदारों ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी गांव के, लेकिन अंग्रेज समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चिट्ठी जा रही है। परेशान थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। और खाली चिट्ठी नहीं, इसके साथ जो दूसरे 2 चिन्ह थे, कमल का फूल और पेड़ की खाल छीलना। तात्या टोपे जी के परिवार से ही पुस्तक आई रेड लोटस, उसमें उन्होंने साफ किया कि कमल के फूल का क्या मतलब था, जो अंग्रेज नहीं समझ पाए, हमारे इतिहासकार नहीं समझ पाए। एक कमल के फूल में 27 से 30 पंखुड़ियां होती हैं और एक अंग्रेजी प्लाटून में 27 से 30 सिपाही होते थे। तो लाल रंग का कमल का फूल इस बात का प्रतीक था कि पूरी प्लाटून को जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। इसी तरीके से पेड़ की खाल छीलना, कि जिस प्रकार से एक पेड़ की खाल छील दी जाती है और वो पेड़ मर जाता है, पूरे भारत का अंग्रेज जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं, उसको छील रहे हैं, छील रहे हैं, छील रहे हैं, वो भारत को मार रहे हैं। जाग जाओ भारतीयों। और इसी तरीके से रोटी का घूमना, कि 2 रोटी बन गई, 2 की 4 बना के भेजी गई, 4 की 8 बना के भेजी गई। क्यों भेजी गई? ये भी एक प्रतीक था कि ऐसा समय आने वाला है जब अन्न की कमी हो सकती है, तो अपने अन्न के भंडार को संभाल के रखो। यही नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान दीजिए कि 3 तारीखें थी क्रांतियों की। वो अलग बात है कि बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे ने पहले अपनी बलि दे दी, एक उद्घोष करके युद्ध का। लेकिन जो तारीख थी वो तारीख थी 10 मई, 30 मई और 10 जून। और ये तारीखें अलग अलग क्षेत्रों के लिए रखी गई थी। 10 मई की तारीख थी अंबाला के लिए, मेरठ के लिए, दिल्ली के लिए, आसपास के इलाके नसीराबाद के लिए। उसके बाद 30 मई की तारीख थी लखनऊ के लिए, कानपुर के लिए, कुछ हरियाणा के और इलाकों के लिए।
और उसके बाद तीसरी तारीख थी 10 जून की, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों के लिए, बिहार के तमाम इलाकों के लिए। और क्यों ये तारीखें ऐसी रखी गई, जरा इसे समझिए। मई जून का महीना, गर्मी का महीना, इस गर्मी के महीनों में अंग्रेजों की जो लड़ने की क्षमता है वो कितनी कम हो जाएगी। तारीफ कीजिए उन लोगों की जिन्होंने इस सोच के इन तारीखों का निर्णय लिया। दूसरी तरफ मई जून के महीने के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो उस बरसात के मौसम में इनकी अंग्रेजों की सप्लाई लाइन कट जाएगी। तो जिसे आज के समय में युद्ध में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं, स्ट्रेटेजिक वारफेयर कहते हैं, ये उस तरीके की योजना थी। और यही नहीं, पहले दिल्ली में होगा, अंग्रेज जब अपनी सेना दिल्ली की तरफ भेजेंगे इधर उधर से तो उन प्रदेशों में होगा, जब उस तरफ सेना बढ़ाई जाएगी तो बाहर के इलाकों में होगा। तो 10 जून पेशावर में होगा, 10 जून मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि अगर वो मुंबई से सेनाएं भेजते हैं तो 10 जून में विरोध करके उधर मध्य प्रदेश के इलाकों से रोकेंगे। और इन सब परिस्थितियों के अंदर संदेशवाहकों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। एक तरफ मैंने चौकीदार का नाम लिया, एक तरफ मनिका बाई जैसी थी, नाचने वाली लड़की थी मध्य प्रदेश में, लेकिन अंग्रेजी छावनी में जाके नाच करती थी। अंग्रेज अफसर दारू पीते रहते थे और ये नाचते नाचते क्रांति की तारीख की चिट्ठियां, तारीख की छोटी छोटी पुड़िया चिट्ठियां बना के क्या करना है उनकी छोटी छोटी पुड़ियां बना के सिपाहियों के बीच में बांटते थे। और एक बात और ये समझ लीजिए कि जैसे ही सिपाहियों ने ये शुरू किया, अम्बाला से सबसे पहले शुरू होता है, अम्बाला में भी समझिए कि मार्च के अंदर जो है आग लगानी और ये सब, पुलिस चौकी में आग लगानी या अस्तबलों में आग लगानी अंग्रेज़ों के शुरू हो चुका था। और फिर 10 मई को मेरठ में होता है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आम नागरिक एकदम सामने आ जाते हैं। तो इस संघर्ष को भारत के आम नागरिक ने, भारत के रजवाड़ों ने, चाहे बड़े और छोटे हों, उन भारतीय सैनिकों ने जो उन फौजों के अंदर अंग्रेजों की मौजूद थे, जुलाहा, किसान, कसाई, सब ने मिलकर के लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। और आगे जब हम इस व्याख्यानमाला को चलाएंगे तो 1857 से संबंधित और घटनाएं और चीज़ें आपके सामने लाएंगे। लेकिन ये एक बात समझ लीजिए कि देश की आज़ादी के लिए लड़ा गया ये महान संग्राम जो है, ये गांव से लेके और शहर तक लड़ा गया था, पूरब से लेके और पश्चिम तक लड़ा गया था, उत्तर से लेके और दक्षिण तक लड़ा गया था। यही कारण था कि वीर सावरकर ने 1857 पे जो किताब लिखी 1907 के अंदर, जिसमें उसने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ने की बात की और उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का बनाया। और वही 1857 की सावरकर की किताब जो है वो आगे एक आदर्श बन गई भारत के हर क्रांतिकारी के लिए, चाहे वो क्रांतिकारी गदर पार्टी में था, चाहे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में था, या चाहे किसी और क्रांतिकारी दल में था। नमस्कार।